साथियों, जय हिंद। यह वित्त राज्य मंत्री अपना पंकज चौधरी का है, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, 1 मई का है। और इस पत्र में हिंदी में सीधी सीधी बात बताऊं तो एक संगठन के अधिकारी ने, जो हमारे ही साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने मतलब एक ऑब्जर्वेशन उठाया था, जो नया सीसीएस रूल जो अमेंडमेंट किया था, और उन्होंने पर्टिकुलर उस पैराग्राफ को भी कोट किया था कि जो पैराग्राफ 147(2) मतलब 150 जो अमेंड किए हैं, तो कहीं ये है जो हमारे फ्यूचर के ऊपर या आगे जाके पूर्व सैनिकों के भविष्य के ऊपर कोई गलत प्रभाव न डाले। तो उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए मतलब पंकज चौधरी ने, जो राज्य वित्त मंत्री है, उन्होंने बिल्कुल ही उनको देखो बाई नेम मतलब ये जो मतलब इन्होंने उनको जवाब दिया है, जो जिन्होंने ये लिखा था, तो वो थ्रू प्रॉपर चैनल वो चिट्ठी गई थी, वो अप्रोच गई थी एक मिनिस्टर के द्वारा, एक मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी गई थी, लेकिन एक संगठन ने ये ऑब्जेक्शन उठाया था, और वो संगठन भी एफईए का एफिलेटेड संगठन है। अब उसमें जो उन्होंने बताया कि द गवर्नमेंट हैड अपने अनाउंस सेटिंग अप ऑफ द 8th सेंट्रल पे कमीशन सीपीसी इन जनवरी 2025. The 8th CPC will make appropriate recommendation with regard to the issue relative to pay and other benefits of the central government employee। मतलब सब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इसमें साथ लिया गया है, और साथ में उनको ये भी जवाब दिया गया कि इन दिस रिगार्ड आई वुड बी इन्फॉर्म दैट द litigation मतलब regarding validation of CCS pension rule and principle for अपना expenditure on pension liabilities for the considerable fund of the India, that is a validation for the existing pension rules and does not alter or charge existing सिविल और डिफेंस पेंशनर्स। यानी कि किसी के ऊपर मतलब इसके ऊपर कोई अल्टरनेट नहीं किया गया कि ये सिविल या डिफेंस के किसी पेंशनर के ऊपर इसका असर पड़ेगा। वो एक ज़रूरत थी उसको अमेंडमेंट करने की, उसको कर दिया। हालांकि हाँ ठीक है, वो अभी संसदीय कार्य प्रणाली के अंडर में आ गया है, तो अभी फ़िलहाल 8th पे कमीशन में इसका ऐसा कोई खतरा नहीं है जो हमारी पेंशन के ऊपर इसका कोई प्रभाव पड़े। इसलिए मैं पिछले सारे वीडियो को मतलब फेक बताते हुए ये मैं वित्त राज्य मंत्री का और जिस ऑनरेबल मिनिस्टर को जवाब दिया इन्होंने, ठीक है ना, और जिस संगठन ने इसको इश्यू को रेज किया था, उन सभी को धन्यवाद देते हुए कहता हूं कि आप लोग चिंता न करें, आपका सारा काम पे कमीशन और आपके पे पेंशन सारी की सारी सब ठीक हो गई। और अब तो और अच्छी हो गई कि ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने बहुत बहादुरी के साथ में अपना काम किया है, और इस पे कमीशन में ज़रूर सेना को एक अच्छा पैकेज देके प्रधानमंत्री भी अपनी ड्यूटी निभाएंगे, अपना फ़र्ज़ निभाएंगे। क्यों कि 2 पैसे परिवार के लिए तो चाहिए। सैनिक अपनी जान दे देता है, लेकिन परिवार तो पैसे से पलता है। तिरंगा हमारे खून से पलता है, लेकिन परिवार पैसे से पलता है। जय हिंद, जय भारत। साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम में आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। दोस्तों, आज के मंथन में हम आपके वो सारे शिकवे या जो शिकायत या जो वहम लोगों ने डाल रखा हमारे दिमाग के अंदर, जो वित्त राज्य मंत्री ने बिल्कुल 1 मई को क्लियर कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी जितनी भी हमने सोशल मीडिया में हमारे विरुद्ध फैलाई गई है, या जो हमारा ये सीसीएस रूल पेंशन जो अमेंडमेंट हुआ है, इसके बारे में हमने नहीं सोचना है। क्यों नहीं सोचना है कि वित्त राज्य मंत्री ने बिल्कुल अपनी चिट्ठी के जवाब में एक एमपी ने जो हमारे किसी संगठन के थ्रू दिए गई अपने चिट्ठी का जवाब दिया, और उन्होंने बताया है कि न तो सिविलियन न अपना डिफेंस किसी की पेंशन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है 8th पे कमीशन में, जो जनवरी में जो घोषणा की गई है। ये पे कमीशन अपने समय पर लागू होगा।
सबको बराबर फ़ायदा मिलेगा और कोई किसी वहम में न रहे। और ये लिखित में उन्होंने पर्टिकुलर जो पैराग्राफ के ऊपर पूछा था कि भाई ये पैराग्राफ है जो भी खतरनाक है, हो सकता है अभी हमारे पे इफेक्ट पड़े, लेकिन उन्होंने क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो ये आपने आगे क्लिप सुनी है, वो लेटर देखा है, इस पर विश्वास कीजिए, किसी के ऊपर ये ध्यान मत दीजिए। अब रही बात फिटमेंट फैक्टर की, तो दोस्तों ये तो अभी हमारे हाथ से बात जा चुकी है। क्यों जा चुकी है? कि जब हमारी महंगाई का फॉर्मूला अपने 16 से ही शुरू हो चुका था, जो हमारा 7th पे कमीशन के बाद में जो हमारा महंगाई का फॉर्मूला चेंज किया गया था, उस टाइम कहीं किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई। अंदर बैठे हुए हमारे ब्यूरोक्रेट्स थे, उनको पता कि कैसे फ़ायदा लेना है, हमारे अधिकारीगण को पता कैसे फ़ायदा लेना है, ले लिया। लेकिन इस महंगाई का सीधा असर एक आम सैनिक के ऊपर या आम कर्मचारी भी पड़ता है, लेकिन किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं कि जब ये स्टैटिक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला चेंज किया है तो इसको पब्लिक डोमेन में लाया जाए और पब्लिक जगह और गवर्नमेंट के सामने विरोध करे और इसको पहले की तरह एज इट इज रखा जाए। क्योंकि वही 10 साल के अंदर पहले 125 से लेके 128% तक ये 10 साल में बढ़ा है, और अब ये अगर 60 के अंदर ही रह रहा है तो ये गलती गवर्नमेंट की नहीं है। गवर्नमेंट ने तो नहीं देना है, तो नहीं देना है, लेकिन हमने लेना है तो हमने मुंह खोलना था, लेकिन हमने नहीं खोला। अब मुंह खोलने का टाइम भी चला गया। अब वो 1.6 तो है ही है। अब आपको 2, 4, 5%, 20%, 30% जो भी गवर्नमेंट दे 1.6 के ऊपर, उसको मान लीजिए। कोई आपको 2.8 मतलब बोले, 2.89 बोले, 2.99 कुछ भी बोले, किसी भी विश्वास मत करो भाइयों। 1.6 तो आपका है, कोई डाउट नहीं है। आगे क्या होगा वो गवर्नमेंट जाने की कितना % आपको फ़ायदा देना चाहती है। तीसरा दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात है कि ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सेना ने अपनी पूरी ताकत लगाई। एक तरफ पंजाब के अंदर हमारा POK था, तो दूसरे हाथ से अंदर जो आतंकी आका थे उनकी गर्दन पे था, और मेन टाइम के ऊपर इसका शीर्ष पर अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया, जो भी अब कम से कम इतने समय के अंदर हर तरह से साफ हो चुका है कि इसके अंदर कुछ न कुछ झोल था, और झोल 110% था। और आगे बहुत कुछ खुल के आ रहा है, क्योंकि जो गोदी मीडिया हमें कुछ बताने वाली है नहीं, न हम सैनिकों को अपने ऑन रिकॉर्ड पे लेने वाली, न हमें कुछ बताने वाली। रही बात सेना का, सेना ने अपने मुंह से उतनी चीज़ ही बोली हमारी कर्नल कुरैशी मैडम ने, और जो योमिका सिंह जो विंग कमांडर है, उन्होंने जितना उनको सेना ने आदेश दिया उससे एक शब्द ज़्यादा नहीं, कम नहीं। और उनके ऊपर भी आज स्ट्राइक चल रही है, कोई उनका साथ देने वाला नहीं है। कभी सपा का नेता उन पर कमेंट कर रहा है जातिवाद लेके, तो कभी BJP का नेता उनको आतंकवादियों का बयान बता रहा है। तो इसलिए हम सैनिकों के साथ कौन है ये तो अभी आप छोड़ ही दीजिए। ये चंद दिन आपकी चर्चा होगी ऑपरेशन सिंदूर से, अब आगे कुछ होने वाला नहीं है। हो जाएगा, देख लेना, अभी कुछ दिनों के बाद में हो जाएगा, पर कर लेना युद्ध। बोले ना कि आतंकवादी हमला होगा तो युद्ध शुरू हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला दोस्तों, कुछ नहीं होना। युद्ध के लिए मतलब बहुत कुछ चाहिए, जो पुराने सोल्जर है वो सब जानते हैं। लेकिन ये आप डेली सोचते हो, सुनते हो कि राजनीति के अंदर ये ऑपरेशन सिंदूर एक तरह से, क्या ये ऑपरेशन था, ये कि तमाशा था? जो गाली निकल जाएगी मुंह से, जो सुबह टीवी पे शुरू होता है गोदी मीडिया की, और शाम को रात को 12 बजे तक यही चलता रहता है। इसने ये कह दिया, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। जो जिसने किया, जो मरे, जिनके बलिदान हुए, जिनके खून से तिरंगे को सींचा गया, उनका कोई नाम नहीं लेने वाला। और साथ में मैं जो ये पार्टी, मैं बहुत बचपन से, क्योंकि जैसा भी था, लेकिन मैं आज के दिन मुझे बहुत मतलब अंदर से वो हो रही है कि जब MP का एक उप मुख्यमंत्री ये बोलता है कि सेना और सैनिक PM के कदमों में थे,
अरे सेना और सैनिक तो राष्ट्रपति के अंडर में आते हैं, और ये पीएम भी राष्ट्रपति के अंडर में आता है, संविधान के हिसाब से। तो क्यों उनके कदमों में होगी? शर्म नहीं आती? पिट्ठू है वो। जैसे वो अभी दिल्ली के एक ये तो आओ गिरफ्तार करो, हमारे को डालो नहीं, आधा हिंदुस्तान को अंदर करो, या मतलब लगाओ कुछ, क्योंकि लोगों के अंदर जो थी कि भी 3 दिन पाकिस्तान का जो भी एमुनिशन था खर्च करवा दिया था, चौथे दिन हमने अपना अच्छा एक्शन करना था, नहीं करने दिया, कोई बात नहीं। जो उनके पक्ष में है बहुत अच्छी बात है, हम भी पक्ष में बहुत अच्छी बात है, युद्ध नहीं होता अच्छी बात है, बढ़िया है। हम रशिया का थैंक करते हैं कि उन्होंने S-400 हमको दिया। अगर नहीं देता तो क्या कर लेते, आपके पैसे धरे के धरे रह जाते हैं, लेकिन ये उसकी काइंडनेस है, दिया तो आज हम बचे पड़े, नहीं तो लाशों के ढेर हम गिनते रह जाते हैं उन मिसाइलों के जो यहाँ पश्चिमी रेगिस्तान के अंदर, पश्चिमी बॉर्डर के ऊपर पूरे हिंदुस्तान में गिरी है। अब हम आते हैं थोड़ा सा आगे। आप लोग ये एक वीडियो सुनिए जो इसके पीछे मैंने दिया है, और पक्का सुनना उसको, एक सैनिक की अपील है। और साथ में कई फ़ोन आते हैं कि हमारे बंदे जो सिपाही से वापस आ गए वो 34 साल 35 साल के अंदर ही है, और भाई उनके बच्चे छोटे हैं। और ये पॉइंट ऑलरेडी हमारी आगरा की मीटिंग थी FA की, उसमें भी उठा था। तो आप FA अध्यक्ष ने सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा भी था कि जहाँ भी हमारे मतलब रीएम्प्लॉयमेंट सैनिक का होता है वहाँ पे उसकी सैनिक की गरिमा रखना बहुत ज़रूरी है। उसकी इमेज, उसकी सेना की अपनी जो भी इमेज है उसको ठेस ना पहुँचाए। लेकिन वहाँ सिविलियन बैठे हुए हैं अधिकारी बन के, उनके साथ में कुछ न कुछ उल्टी सीधी ये वो बात करके मतलब उनको आहत करते हैं, मुंह खोलते हैं, नौकरी छोड़ने की धमकी देते हैं। दोस्तों अभी तक मेरे पास 2-4 कॉल जरूर आए हैं, जम्मू कश्मीर से आए हैं, पंजाब से आए हैं, गुजरात से आए हैं। और मैं चाहता हूं कि जिन भाइयों ने कॉल किए हैं आप 2-2 मिनट का वीडियो बना के डालो, ताकि हम श्रम मंत्रालय को ये चीज़ें लिखें और DGR को वो वीडियो हम पोस्ट करें कि ये देखिए ये बंदे बोल रहे हैं। और उसके लिए मैं आपको लिंक देता हूँ, मैं नंबर बोलता हूँ, आप नोट कर लेना, ठीक है ना। 8890088135 8890088135। इसके ऊपर आप जो वो वीडियो भेजिए, और उन वीडियो के मार्फत हम सेंट्रल गवर्नमेंट को भी भेजें कि भी आप एक ऐसी SOP बनाइए जहाँ पे पूर्व सैनिक का कार्यस्थल हो तो उसके साथ में किस तरह से व्यवहार होना चाहिए, और वो अगर SOP ओवर रूल्ड करता है तो ओवर रूल्ड करने वाले के ऊपर क्या पनिशमेंट होना चाहिए। इसके लिए हम पक्का अभियान चलाएंगे। लेकिन सिर्फ फ़ोन से बता देना, फिर मैं उसको विदाउट ऐसे कोई प्रूफ मैं इसको वीडियो में ज़्यादा एलोबरेट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन एक सैनिक ने अपनी भावना और विचार जो मुझे भेजे हैं, और वो ग्रुपों में भी शेयर किए हुए लोगों ने सुने भी है, लेकिन मैं उसको बोलता हूँ एक पूर्व सैनिक के विचार और उसकी अपील करके मैंने पीछे डाला है, उसको आप सुनिए। तो कहने का मतलब यही है कि दोस्तों यहाँ यक्ष प्रश्न खड़ा होता है। 3 दिन की लड़ाई लड़ी गई है, और 3 दिन के जितने सिविल कर्मचारी थे हमारे इधर पश्चिमी रेगिस्तान के अंदर या पश्चिमी बेल्ट में पूरे हिंदुस्तान में, वो अपने घर में बैठे थे, ब्लैक आउट था। दूसरी बात, कोई भी कर्मचारी 8 घंटा ड्यूटी करके अपने घर पहुंचता था, और करता भी ड्यूटी था तो 8 घंटा, और यहाँ मौत के मुंह में बंदे खड़े थे वहाँ पे, और उनकी इज्जत अभी 4 महीने बाद में आप देखना कैसे होती है। इसलिए मैं उन नेताओं को बोलता हूँ ना जो बोलते हैं कि प्रधानमंत्री जी के कदमों में है, होश में आ जाओ। ये सेना सिर्फ तिरंगे झंडे के कदमों के अंदर है। किसके? तिरंगे झंडे के, याद रखना। और ऐसा जो कहते हैं तो जो हमारा तिरंगे झंडे का जो एक्ट बना हुआ उस एक्ट के तरह उनको राष्ट्रद्रोह के हिसाब से उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। संविधान के अंदर जो हमारी तिरंगे के लिए जो लाइनें लिखी हुई है
उसकी इज्जत के लिए एक सैनिक किस तरह से अपना बलिदान देता है, तो वो झुकता तो सिर्फ उसी के लिए और किसी के लिए नहीं है। तुम किसी के सैनिकों के बाप तो बन नहीं सकते कभी भी, लेकिन सैनिकों का पिता वो तिरंगा है, उसके ऊपर वो मालिक है। वो सर्वधर्म में विश्वास करता है। वो तुम्हारे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं करता है, न उसको सिखाया जाता है। वो पूरी ज़िंदगी अपना त्यौहार सारे के सारे इकट्ठे साथ मनाते हैं, लेकिन तुम लोग यहाँ आने के बाद में उन सभी को भी राक्षस बनाते हो। जो खुद तो राक्षस हो ही हो, उनको भी बना देते हो। लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए मैं मेरे शब्दों को भी मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे अच्छा नहीं लगता भाई, तो बोलता हूँ। लेकिन सोचिए कि प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी 8 घंटे वाले की पेंशन और 24 घंटे जो शहीद हो रहा है उसकी पेंशन क्या बराबर होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। और अभी अगर 1 महीने का 2 महीने का युद्ध लग जाए तो आपको 50% यंग सोल्जर सारे के सारे वापस बॉर्डर पे मिलेंगे ही। आप खुद लेके जाओगे, याद रखना इस चीज़ को भी। ये सच है, झूठ नहीं है। तो अब आने वाला जो युद्ध आपका है, जो जनरल बख्शी ने बताया था ना कि जो पहाड़ों के युद्ध है, कैसे 1 × 5 किस तरह से आपको ज़रूरत है। और सेना ऑलरेडी आपने अपने पैसे के चक्कर में कम कर दी है। सही आंकड़े बाहर नहीं आने दे रहे हो और सेना बहुत कम है, कई तरीके से कम है। लेकिन मैं सारी बातें अभी नहीं कहना चाहता क्योंकि वो अभी माहौल नहीं है। लेकिन फिर भी सेना की कमी है और पूर्व सैनिकों को लड़ना पड़ेगा। तो ये अगली क्लिप आप सुनिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों। जंग 71 की हो, जंग चाहे 65 की हो, जंग चाहे कारगिल की हो, जंग चाहे मई 2025 की हो, 3 दिन 72 घंटे, वह भी रात को जंग हुई तो एक्समैनों की भर्ती होना शुरू होगी। एक्समैनों की भर्ती होना शुरू होगी। ढूंढ ढूंढ के लाओ एक्समैन। अगर ये 3 दिन की बजाय कहीं गलती से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 13 दिन की जंग कर लेते तो हम लोगों को घर घर में, गली गली में पकड़ के लाते। क्योंकि शेर बूढ़े हो जाते हैं पर वो दहाड़ना नहीं छोड़ते। हम इन हाथों ने हथियार चलाना छोड़े हैं, हथियार चलाना नहीं भूले। इसलिए बिजली विभाग का कोई अधिकारी या कोई स्टाफ आगे आया, हम बॉर्डर में जाके लड़ेंगे। एजुकेशन विभाग का कोई आया, बैंक विभाग का कोई आया, कोई तहसीलदार, कोई पटवारी या कोई विभाग का आगे आया, और किसी विभाग का सरकारी कोई कर्मचारी आगे आया कि हम बॉर्डर में जाके लड़ेंगे। आखिरकार हमारा करैक्टर, हमारा जज्बा पता है, रक्षा मंत्री को पता है कि यही एक्समैन है जो हमें कंधे से कंधा मिला के हर जंग में साथ दिए हैं। इसलिए हम किसी ऑफिस में जाते हैं, किसी तहसीलदार ऑफिस में जाते हैं, बिजली विभाग जाते हैं, किसी स्कूल में, किसी डीसी ऑफिस, कहीं पे जाते तो एक्समैन का काम, उसको वही इज्जत दिया करो। एक्समैन आप तो आपके बाप के बराबर होगा या फिर आपके बड़े भाई के बराबर होगा जो उम्र में आपसे बड़ा होगा। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि सरकारों, हमारी पेंशन आने के बाद, हमारी को पेंशन, रिटायरमेंट के बाद पेंशन ज़्यादा नहीं होती। हम किसी ऑफिस में या किसी संस्था में या किसी फैक्ट्री में अगर हम काम करते हैं तो वो हम आपकी रक्षा करते हैं। हमारे होते कोई आपको छू भी जाए वो हमें गवारा नहीं है। इसलिए हम, हमारी इज्जत करो और हमें वो दर्जा दिया करो जो घर में अपने बाप और बड़े भाई को देते हो। हम 24-24 साल फौज में जॉब करके आते हैं। हमारे पेंशन आने के बाद हमारे कैरेक्टर के ऊपर एग्जाम्पली लिखा जाता है। एग्जाम्पली का मतलब कि हम एग्जाम्पल थे। और जो आर्मी एक्समैन पे उंगली उठाते हैं, एक उंगली हम पे करते, 3 उंगलियां अपने ऊपर करते हैं, उनका खुद का कैरेक्टर खराब होता है। तो साथियों, आप अपने घरों में सुरक्षित रहो, बच्चों के साथ सो। बॉर्डरों पे हम जाएंगे,
पर हमारा इज्जत मान वो आपका काम है करना। कहते ना रैंक बड़ा ना कद बड़ा, ना रैंक बड़ा ना कद बड़ा, जो मुसीबत में काम आए, जो मुसीबत में काम आए वो सैनिक सबसे बड़ा। जय हिंद, जय भारत।